कहते हैं किसी इमारत की या किसी भी चीज की अगर जड़ें या नींव मजबूत हो तो इमारत या कोई चीज बहुत ही स्ट्रांग बनकर खड़ी होती है। ऐसा ही होता है हमारे प्लांट्स के केस में। अगर उनकी रूट्स वेल ग्रोन और स्ट्रांग हो तो प्लांट्स भी अच्छे से फलते फूलते हैं। तो इन रूट्स का क्या इंपॉर्टेंस होता है, क्या ऐसी फीचर्स होती हैं कि ये प्लांट्स को जिंदा रखने में एक बहुत ही अहम भूमिका निभाते हैं। आपने देखा होगा कि आप प्लांट्स में मिट्टी में पानी डालते हैं, बेसिकली रूट्स को पानी डालते हैं। अब वो पानी ऊपर प्लांट्स की लीव्स या स्टेम या फ्लावर तक कैसे ट्रैवल करता है, कभी आपने सोचा है? नहीं सोचा है तो आज हम इसको जानते हैं। तो हेलो एवरीबॉडी, मैं पल्लवी द्विवेदी आपका स्वागत करती हूँ अनअकैडमी में, और आज हम पढ़ने जा रहे हैं एक वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर दैट इज अब्जॉर्प्शन बाय रूट्स, जिससे आप डेली लाइफ में मीट करते हैं। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट दिस। इंपॉर्टेंस ऑफ रूट्स। रूट्स की क्या इंपॉर्टेंस है प्लांट्स के लिए? पानी हम डालते हैं, मिट्टी में डालते हैं। अब रूट्स क्या करती हैं? रूट्स इस पानी को और जो आपकी मिट्टी में न्यूट्रिएंट्स आपके अवेलेबल हैं उनको अब्सॉर्ब करके हमारे प्लांट के जो बाकी पार्ट्स हैं ना, जैसे कि लीव्स, स्टेम, बाकी जितने भी पार्ट्स हैं वहां तक पहुंचाती हैं। अब रूट्स के ऐसे क्या फीचर्स होते हैं जो इसको ये इतना बड़ा काम करने में हेल्प करते हैं, देखते हैं। देखो, ये दो एक बहुत इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं। पहला है कि एंकरेज। एंकरेज मतलब कि रूट्स ही प्लांट को एक तरह से होल्ड करके रख रही हैं। जो प्लांट ऐसा अपराइट सा खड़ा है ना, प्लस प्लांट्स की जो शेप है, उन सब का मेन क्रेडिट जाता है आपका रूट्स को। रूट्स होल्ड अप द प्लांट फॉर्मली इन द सॉइल। मतलब सॉइल में आपकी प्लांट्स देखते हो ना, बहुत स्ट्रांगली आपका एकदम जड़ पकड़ कर रखता है। उसमें मेन आपका रोल किसका होता है? रूट्स का होता है। ठीक है। प्लस दूसरा मेन इंपॉर्टेंट जो आपका फीचर होता है रूट्स का, दैट इज अब्जॉर्प्शन। जैसा मैंने अभी बताया, रूट्स वाटर प्लस मिनरल्स को अब्सॉर्ब करते हैं सॉइल से और फिर अदर पार्ट्स तक उसको पहुंचाते हैं। ठीक है, ये दो मेन इंपॉर्टेंट फीचर्स थे रूट्स के, मतलब कह सकते हैं इंपॉर्टेंट फंक्शंस थे रूट्स के। ये देखो, ये रूट कितना छोटा सा पौधा है। आपने देखा होगा छोटा सा मनी प्लांट भी होता है, आप उसको निकाल कर देखोगे, निकालना मत, बट इफ इन केस अगर आप उसको निकाल कर देखोगे ना तो आपको बहुत ज्यादा सी, बहुत ही फैली हुई सी, बहुत कह सकते हैं ना काफी लार्ज सरफेस एरिया कवर करके रूट्स आपको उसकी दिखेंगी। छोटी 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 रूट्स पूरी स्कैटर्ड सी दिखेंगी, बट प्लांट छोटा सा होगा। ये देखो छोटा सा प्लांट है, बट जिसकी रूट्स देख रहे हो कहाँ तक स्प्रेड हो रखी है, यहाँ पे देख रहे हो कितना प्यारा सा डायग्राम है। नेक्स्ट, अब वाटर डालते हैं हम प्लांट्स को। वाटर आप रेगुलरली करते हो, सबको बहुत मजा आता है पानी डालने में। अब ये पानी की इंपॉर्टेंस क्या है प्लांट्स के लिए? काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है आपकी वाटर। ठीक है, जैसे हमारे लिए पानी बिल्कुल जिंदा रहने के लिए इंपॉर्टेंट है, वैसे ही प्लांट्स के लिए है। आखिरकार प्लांट्स भी तो एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है। ठीक है, तो पहला एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, हम खाना बनाने के लिए पानी यूज करते हैं। सिमिलरली प्लांट्स भी फोटोसिंथेसिस, मतलब कि अपना खाना प्रिपेयर करने के लिए वाटर यूज करती हैं। आप देखो प्लांट्स क्या प्रिपेयर कर रही हैं? ग्लूकोज एटमॉस्फेयर से ले रही हैं, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर ले रही हैं। वाटर हम उसको दे रहे हैं, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड यूज करके कितना प्यारा, कितना अच्छा सा, कितना इंपॉर्टेंट सा प्रोडक्ट बना दे रही है, दैट इज ग्लूकोज। तो वाटर कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट प्लांट्स के लिए है, प्लस हमारे लिए भी है। उनके थ्रू तो हम भी खाना कंज्यूम करते हैं ना, प्लांट्स के थ्रू ही। तो प्लांट्स कितनी सिंपल सिंपल चीजें यूज करके आपको कितनी अच्छी अच्छी चीजें दे रहे हैं। ठीक है, वाटर इज अ रॉ मटेरियल फॉर फोटोसिंथेसिस। CO2 प्लस H2O लेकर बनाते हैं हम क्या? C6H12O6। ग्लूकोज बन जाता है आपका वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड यूज करके। नेक्स्ट इज ट्रांसपिरेशन। ट्रांसपिरेशन एक ऐसी फिनोमिना है जिससे प्लांट्स वाटर लूज करके अपने आप को ठंडा रखते हैं। आप देखो, आपने नोटिस किया होगा, मतलब क्या आपने बहुत उसको फील भी किया होगा, आप उससे इरिटेट भी होते होगे, बट समर्स के टाइम में आपकी बॉडी स्वेट प्रोड्यूस करती है। गर्मी होती है, स्वेटिंग होती है, बट स्वेटिंग होती किस लिए है? स्वेटिंग होती है ताकि आप अपने आप को थोड़ा सा कूल रख सको। वैसे ही प्लांट्स की स्वेटिंग होती है इन द फॉर्म ऑफ ट्रांसपिरेशन। वाटर लॉस होता है और प्लांट्स उससे अपने आप को कूल रखते हैं। प्लस नेक्स्ट, जो वाटर का फ्लो होता है ना रूट से आपका अपराइट, मतलब ऊपर की तरफ अदर पार्ट्स तक,
उस फ्लो को भी मेंटेन करने में आपका हेल्प करता है कौन? ट्रांसपीरेशन। अब ये फ्लो, ये कैसे ये पुल जनरेट होता है, कैसे ये फ्लो मेंटेन होता है, ये हम अभी आगे बहुत अच्छे से पढ़ेंगे कि ट्रांसपीरेशनल पुल और वाटर का फ्लो कैसे चलता है। ये हम अभी आगे की चैप्टर में और इसमें भी थोड़ा बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है। दिस प्रोसेस हेल्प्स इन कूलिंग, ठीक है, एंड द प्लांट एंड मेंटेनिंग द फ्लो ऑफ वाटर। नीड ऑफ वाटर अगर क्वेश्चन आता है तो ये चारों पॉइंट्स लिख कर आना है, बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत सिंपल से पॉइंट्स है, ठीक है। ट्रांसपीरेशन कूलिंग करने में हेल्प करती है, प्लस वाटर के फ्लो को मेंटेन करने में। और इन सब प्रोसेस को परफॉर्म करने के लिए आपको क्या चाहिए? वाटर चाहिए। तो हम इस ये पढ़ रहे हैं नीड ऑफ वाटर, इंपॉर्टेंस ऑफ वाटर फॉर प्लांट्स के बारे में पढ़ रहे हैं, तो लिख देते हैं फॉर प्लांट्स, ठीक है। फोटोसिंथेसिस, ट्रांसपीरेशन, नेक्स्ट ट्रांसपोर्ट ऑफ मिनरल एंड न्यूट्रिएंट्स। सॉइल में आपका प्रेजेंट है मिनरल एंड न्यूट्रिएंट्स, उसी में हम फर्टिलाइजर भी मिक्स करते हैं। कुछ भी आपको वर्मी कंपोस्ट या कोई भी किसी भी प्रकार का आपको खाद डालना हो तो आप मिट्टी में डालते हैं। तो वो कैसे प्लांट की लीव्स वगैरह तक पहुंचता है? वो जो वाटर हम डाल रहे होते हैं ना प्लांट्स में, उसमें डिसॉल्व होकर न्यूट्रिएंट्स आपके ट्रैवल करते हैं। तो अब देखा पानी और किस तरह से इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, उसी में न्यूट्रिएंट्स भी आपके डिसॉल्व हो रहे हैं और वो ट्रैवल करते हैं। तो ट्रांसपोर्ट ऑफ मिनरल न्यूट्रिएंट्स भी आपका थर्ड इंपॉर्टेंस हो गया ऑफ वाटर फॉर प्लांट्स, ठीक है। वाटर डिसॉल्व्स मिनरल्स इन द सॉइल अलाउइंग देम टू बी अब्सॉर्ब्ड बाय रूट हेयर्स। रूट हेयर्स इनको बेसिकली अब्सॉर्ब करते हैं। कैसे अब्सॉर्ब करते हैं अभी हम आगे देखेंगे, ठीक है। टर्जिडिटी एंड मैकेनिकल सपोर्ट। देखो क्या होता है, कोई भी सेल है, उस सेल में जब वाटर एंटर कर जाता है तो वो सेल टर्जिड हो जाता है, और टर्जिडिटी की वजह से ही उस सेल की जो शेप है ना वो मेंटेन रहती है। अब सेल की शेप मेंटेन है तो सारे सेल्स की शेप मेंटेन हो गई आपकी, तो किसकी शेप मेंटेन हो जाएगी? प्लांट्स की। अगर कोई प्लांट सीधा अपराइट ऐसे दिख रहा है ना, तो उसमें किसका रोल है? वाटर का रोल है। कभी आपने देखा होगा कि जब आप पानी डालना भूल जाते हो या कहीं पे पानी की कमी है तो वो प्लांट मुरझाने लग जाता है, क्योंकि वाटर नहीं एंटर कर रहा है और वो प्लांट अपनी शेप, अपनी टर्जिडिटी और कह सकते हैं अपनी अपराइटनेस को मेंटेन नहीं कर पाता है। तो ये बहुत 4 मेन इंपॉर्टेंट आपके पॉइंट्स थे अबाउट इंपॉर्टेंस ऑफ वाटर फॉर प्लांट्स। पहला आपका फोटोसिंथेसिस, खाना बनाने के लिए, ट्रांसपिरेशन टू मेंटेन इट्स कूलनेस, अपने आप को कूल रखने के लिए, थर्ड ट्रांसपोर्ट ऑफ मिनरल एंड न्यूट्रिएंट्स, अपने न्यूट्रिएंट्स और मिनरल्स को सॉइल से ऊपर अदर पार्ट्स तक ट्रांसपोर्ट करने के लिए वाटर की रिक्वायरमेंट होती है क्योंकि वो उसमें डिसॉल्व हो जाते हैं। नेक्स्ट टर्जिडिटी एंड मैकेनिकल सपोर्ट, अपने सेल की शेप या प्लांट की शेप को मेंटेन करने के लिए, अपराइटनेस या अपने आप को सपोर्ट मतलब कह सकते हैं अपने आप को रोक के रखने के लिए, नहीं तो हवा का झोंका आएगा और प्लांट उड़ जाएगा, ठीक है। ये थे आपके इंपॉर्टेंस ऑफ वाटर। नीड ऑफ मिनरल न्यूट्रिएंट्स, ठीक है, हमने देखा वाटर की क्या इंपॉर्टेंस है, वाटर का क्या रोल है प्लांट्स के लिए। अब देखते हैं मिनरल न्यूट्रिएंट्स का क्या रोल है, ठीक है। न्यूट्रिएंट्स जैसे हमारे लिए न्यूट्रिएंट्स और विटामिन इनकी रिक्वायरमेंट होती है फॉर ग्रोथ, फोटोसिंथेसिस, रिप्रोडक्शन, मेटाबॉलिज्म। हम फोटोसिंथेसिस तो नहीं करते हैं बट बाकी एक्टिविटीज परफॉर्म करने के लिए हमें न्यूट्रिएंट्स की जरूरत होती है। इन अ सिमिलर वे प्लांट्स को भी चाहिए होता है फॉर देयर डेली लाइफ एक्टिविटीज, दैट इज ग्रोथ, फोटोसिंथेसिस, रिप्रोडक्शन एंड मेटाबॉलिज्म। और प्लांट अपनी हेल्थ को मेंटेन करने के लिए न्यूट्रिएंट्स अब्सॉर्ब करता है। आप देखते होंगे कोई प्लांट है अगर वो अच्छे से ग्रो नहीं कर रहा है तो आपका जो गार्डनर होता है वो कहता है कि इसमें खाद डाल दो या इसमें ये वाला न्यूट्रिएंट एनपीके का फॉर्मूला डाल दो, तो प्लांट उसके बाद आप देखोगे प्लांट्स बहुत अच्छे से बहुत हरे भरे बहुत अच्छे हो जाते हैं। गार्डनिंग की तो बेसिक टूल्स पता है ना कि खाद का कितना इंपॉर्टेंट रोल होता है, वही यहाँ पर बताया गया है, ठीक है। डिफिशिएंसी ऑफ न्यूट्रिएंट्स लीड्स टू पुअर ग्रोथ एंड येलोइंग ऑफ लीव्स। मनी प्लांट में बेसिकली देखा होगा कि प्लांट्स जो पत्ते हैं वो येलो होकर ड्रूप मतलब कि गिरने लग जाते हैं, और जब उसको अच्छे से फर्टिलाइजर्स दे दो, प्रॉपर लाइटनिंग दे दो, सब चीजें दे दो, तो वो वापस से अच्छे से ग्रो कर जाते हैं। तो अगर प्लांट्स में न्यूट्रिएंट्स की कमी हो गई है तो उनकी ग्रोथ बहुत पुअर होने लग जाती है, मतलब बहुत खराब होने लग जाती है, ठीक है। और ये जो आपका है ना कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रूट्स, ये आपका लास्ट ईयर बोर्ड एग्जाम में आया हुआ था, 2024 में आपके बोर्ड एग्जाम में आया हुआ था। तो प्लीज ध्यान से सुनना
कि रूट्स में ऐसी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं कि वो इतना बड़ा सा रोल प्ले कर रहा है, मतलब पूरे प्लांट को जिंदा ही रख रहा है रूट्स। ठीक है, पहला पहला बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज लार्ज सरफेस एरिया इन कॉन्टैक्ट विथ सॉइल पार्टिकल्स। ठीक है, ये फिगर ध्यान से देखो, पेड़ है, अब ये देखो पेड़ की जड़ें कितनी दूर तक फैली हुई हैं, मिट्टी में कितनी दूर तक फैली हुई है, छोटी 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 ऐसे पूरी स्प्रेड हो जाती हैं, अच्छे से स्प्रेड हो जाती हैं। तो आप देख रहे हो इसका बहुत लंबा सा सरफेस एरिया किसके कांटेक्ट में है, सॉइल के कांटेक्ट में है, और ये जितना अच्छे से स्प्रेड है, जितना स्ट्रांगली सॉइल से कनेक्टेड है, उतना ही मजबूत आपका पेड़ होगा। ये देखो कितना बड़ा सा सरफेस एरिया। तो ये रूट्स की एक कैरेक्टरिस्टिक है कि उनका सरफेस एरिया जो है वो बहुत ज्यादा होता है, बहुत दूर तक स्प्रेड होता है। ठीक है, इसकी वजह से प्लांट्स को बहुत, कह सकते हैं, बहुत फायदा होता है। ठीक है, कॉन्टेक्ट विद सॉइल पार्टिकल्स, प्लस रूट में आपकी होती है रूट हेयर्स। ठीक है, मैं दिखाती हूँ डायग्राम इसका, देखो ये है आपका रूट हेयर, देख रहे हो, बहुत इंपॉर्टेंट डायग्राम है ये आपका, प्लीज इसको अच्छे से समझ लो। जो रूट हेयर होती है ना, इसके पास क्या है, सेल वॉल है और सेल मेम्ब्रेन है। ठीक है, अब जो बेसिकली वाटर है ना, वाटर और न्यूट्रिएंट्स, वो इसी रूट हेयर के थ्रू ही अब्सॉर्ब होती है। ठीक है, तो ये जो सेल वॉल या सेल मेम्ब्रेन जो होता है ना, ये क्या होता है, ये थिन होता है, मतलब पतला होता है। तो पतला होने की वजह से वाटर बहुत इजीली एंटर कर जाता है इनसाइड द रूट हेयर। अब वाटर एंटर करना है तो कुछ अंदर आपका कंसंट्रेशन किसी चीज की होनी चाहिए। ठीक है, यहां पर आपका अंदर क्या प्रेजेंट होता है, जो वैक्यूल है आपका, इसके अंदर प्रेजेंट होता है आपका, इसके अंदर आपका प्रेजेंट होता है सेल सैप, सेल सैप प्रेजेंट होता है। सेल सैप बेसिकली आपकी सॉल्ट्स या कुछ मिनरल न्यूट्रिएंट्स का मिक्सचर होता है। ठीक है, उसमें क्या होता है आपका, कलर चेंज कर दो, उसमें क्या होता है आपका कि सॉल्यूट जो होती है, सॉल्यूट का कंसंट्रेशन आपका हाई होता है और सॉल्वेंट का कम होता है। ठीक है, हाई कंसंट्रेशन है, हाई कंसंट्रेशन ग्रेडियंट है आपका, और सराउंडिंग में, मतलब मिट्टी में आपने डाला क्या, वाटर, वाटर आपका यहाँ पे प्रेजेंट है। अब इस वाटर को एंटर करना है, तो यहाँ देखो आपकी सॉल्वेंट की कंसंट्रेशन ज्यादा है, सॉल्यूट की कंसंट्रेशन ज्यादा है और सॉल्वेंट की कम है। तो ऑस्मोसिस के थ्रू आपका वाटर जो है वो एंटर कर जाएगा। कहाँ एंटर कर जाएगा, सेल के अंदर, रूट हेयर के अंदर। यहाँ पे सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन भी पतली है, तो वाटर को इजीली अब्सॉर्ब करने में, अंदर एंटर करने में ये हेल्प करेगी। प्लस आपका कंसंट्रेशन ग्रेडियंट बनाया है किसने, सेल सैप ने। तो यहां पर आपकी ऑस्मोसिस, ऑस्मोसिस के थ्रू, ऑस्मोसिस इज व्हाट, मूवमेंट ऑफ वाटर थ्रू अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। ऑस्मोसिस के थ्रू वाटर आपकी एंटर कर जाएगी सेल में। कंसंट्रेशन ग्रेडियंट बनाया आपका सेल सैप ने। ठीक है, और रूट हेयर की जो सेल मेम्ब्रेन है वो क्या है, थिन है। ठीक है, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट वाटर आपके आपने डाला है मिट्टी में, तो उस वाटर को अब्सॉर्ब करेगी रूट्स। तो रूट्स में मेनली जो रूट हेयर होता है उसका बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है इसमें। ये डायग्राम प्लीज अच्छे से समझ लो, बहुत सिंपल सा डायग्राम है, इसको लेबल करके ड्रॉ करके अच्छे से, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रूट्स आएगा ना, तो इसको अच्छे से ड्रॉ करके आना विथ लेबलिंग। ठीक है, रूट हेयर्स हैव थिन परमिएबल मेम्ब्रेन, हाई कंसंट्रेशन सेल सैप। ठीक है, वैक्यूल में आपका सेल सैप होता है, जिसकी वजह से ऑस्मोसिस होती है और वाटर एंटर करता है। अब आपको समझ में आया कि हम पानी मिट्टी में दे रहे हैं तो वाटर कैसे रूट्स के अंदर जा रहा है, फिर वो वाटर कैसे ऊपर जा रहा है। अब आपको समझ में आई ये चीज। ठीक है, बहुत ही सिंपल और बहुत ही अच्छी सी मतलब इसकी थ्योरी है। मेनली रूट हेयर्स का यहाँ पे रोल है। ठीक है, डायग्राम अच्छे से समझ में आ गया। ओके, नेक्स्ट एक बहुत ही अच्छी सी और बहुत ही मतलब इंपॉर्टेंट सी फिनोमिना है इम्बाइबेशन। आपने देखा होगा कि जब बारिश का मौसम होता है या फिर जब भी इन्वायरमेंट में मॉइस्चर, मतलब कह सकते हैं मॉइस्चर का कंटेंट ज्यादा होता है, तो आप देखोगे कि जो दरवाजे होते हैं ना लकड़ी के, वो लटकने लग जाते हैं, मतलब कि वो जमीन में फिर लड़ने, आपके ग्राउंड से वो कांटेक्ट होंगे और लड़ने लग जाएंगे। ऐसा क्यों होता है,
क्योंकि वुड हुआ या फिर कुछ सीड्स हुए, ये क्या करते हैं, ये वाटर को अब्सॉर्ब करते हैं। और मैंने बताया कोई भी सेल या कोई भी ऐसा चीज है, अगर वो वाटर को अब्सॉर्ब कर रहा है तो उसका वॉल्यूम मतलब कि वो फूल जाएगा, उसमें स्वेलिंग हो जाएगी। ऐसा ही होता है आपका वुड्स के साथ। तो वुड्स अगर वाटर अब्सॉर्ब करते हैं तो उनकी वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगी, इसीलिए दरवाजे लटकने लग जाते हैं। ऐसा ही होता है हमारे किसके साथ, सॉलिड्स। कुछ सॉलिड्स होते हैं जैसे कि सीड्स, ग्रेन या वुड। सीड्स, ग्रेन और वुड, इनके साथ क्या होता है कि ये वाटर अब्सॉर्ब करते हैं और स्वेल कर जाते हैं, प्लस इनकी वॉल्यूम भी इंक्रीज कर जाती है। ये मेनली सरफेस, मतलब कि ये जो सीड्स हैं इनकी सरफेस की वजह से या वुड के सरफेस की वजह, सरफेस फिनोमेना है, सरफेस पे ही वाटर अब्जॉर्प्शन होती है और स्वेलिंग होती है। तो इट इज अ सरफेस फिनोमेना। और जैसे स्पॉन्ज होता है ना, वाटर अब्सॉर्ब किया तो तुरंत स्वेल हो जाता है, वैसा ही इन सारी सॉलिड्स के साथ होता है। अब मान लो कोई सीड है, ड्राई सीड है, जब उसको आपने पानी में डाला ना, अभी वो जर्मिनेट नहीं की है, पानी में डाला ना तो वो स्वेलअप हो जाएगी। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है किसके लिए, सीड जर्मिनेशन के लिए। या फिर आपने स्प्राउटिंग देखी है ना चने में, या फिर जितने भी लेंटिल सेल्स होते हैं उसमें देखा है ना स्प्राउटिंग, वो स्प्राउटिंग किसकी वजह से होती है, इम्बाइबेशन की वजह से होती है। इम्बाइबेशन मेनली सॉलिड्स में ही आपका होता है। ये देखो यहाँ पे मैंने इमेज डाल रखी है, देखो कैसे सेल्स जो हैं या फिर जो ग्रेन्स हैं ये कैसे बिल्कुल श्रंक से हैं यहाँ पे। और जब इनको वाटर में डाला तो कितने प्यारे, कितने अच्छे से ये फूल करके, इनका वॉल्यूम देखो कितना कम सा था और इनका वॉल्यूम कैसे बिल्कुल ग्रो करके ये बिल्कुल टेस्ट ट्यूब के ऊपर तक आ गए हैं। ठीक है। ड्राई वुडन ब्लॉक्स स्वेल्स व्हेन सोक्ड इन वाटर, इसका सबसे अच्छा एग्जांपल वही है कि दरवाजे लटक जाते हैं जब बरसात या उसका मौसम आता है तो। ठीक है, फिर जब वापस ठंडी आएगी तो वापस से वो बंद होने लग जाएंगे, वापस से उनकी जो वॉल्यूम है वो वापस से अपनी बैक टू देयर साइज, दे विल गो बैक टू देयर साइज। ठीक है, इम्बाइबेशन समझ में आया। इम्बाइब का मतलब होता है अब्सॉर्ब। इम्बाइब मतलब कहते हैं ना कि इस चीज को इम्बाइब कर लो, मतलब अपने आप को बिल्कुल उसमें डुबो लो, वैसा सा ये फिनोमेना है। रोल ऑफ इम्बाइबेशन इन कंडक्शन ऑफ वाटर। ठीक है, अब देखो क्या होता है, अब वाटर की कंडक्शन मतलब कि रूट्स में हम अगर पानी दे रहे हैं तो इम्बाइबेशन का उसमें क्या रोल है। सूखी मिट्टी होती है, ठीक है, उसमें जैसे ही हम पानी डालते हैं वो बिल्कुल अब्सॉर्ब कर लेती है, फिर वो जाती है, पानी आपका जाएगा रूट हेयर्स के पास। अब रूट हेयर्स में क्या प्रेजेंट है, आपके सेल्स प्रेजेंट है। वो सेल्स जब वाटर को अब्सॉर्ब करेंगी तो वो स्वेल कर जाएंगी। ठीक है, वो स्वेल कर जाएंगी तो वहां पे क्या जनरेट होगा, कोई भी सेल है, फॉर एग्जाम्पल ये सेल है, ठीक है, इसमें जब स्वेलिंग होगी, वॉल्यूम इंक्रीज होगी, तो इसका जो वॉल है इस पर प्रेशर पड़ेगा, इसके वॉल पर आपका क्या पड़ेगा, प्रेशर पड़ेगा। जब उसका कंसंट्रेशन इंक्रीज हो रहा है, पानी अंदर जा रहा है, वो फूल रही है, तो प्रेशर पड़ेगा। ये जो प्रेशर जनरेट होता है ना, इसको हम बोलते हैं रूट प्रेशर। क्या बोलते हैं, रूट प्रेशर। तो रूट प्रेशर इज द टाइप ऑफ टर्गर प्रेशर। टर्गर प्रेशर उसी को बोलते हैं जब कोई सेल को हम, सेल के ऊपर अगर हम पानी डाल रहे हैं या सेल को हम पानी में रख रहे हैं तो वो फूल रही है, जब उसमें जो स्वेलिंग हो रही है ना, तो उसकी वजह से जो प्रेशर डेवलप होता है उसको हम बोलते हैं टर्गर प्रेशर। एंड सिंस दिस प्रेशर इज बीइंग क्रिएटेड इनसाइड द रूट सेल, रूट हेयर की सेल में हो रहा है, इसलिए हम इसको बोलते हैं रूट प्रेशर। ठीक है, अब प्रेशर जनरेट होता है, कहीं भी अगर किसी चीज पर प्रेशर जनरेट हो रहा है तो वो पुशअप होगा। किसी चीज पर अगर हम फोर्स लगा रहे हैं, प्रेशर लगा रहे हैं, तो वो पुश होगा। अब इसी प्रेशर की वजह से आपका जो वाटर होता है ना, वाटर का कंटेंट, वाटर ऊपर की तरफ पुशअप होता है। तो जो कह सकते हैं जो पहला पुश मिल रहा है, जो पहली वाटर को मूवमेंट मिल रही है टुवर्ड्स अप, रूट से टुवर्ड्स अदर पार्ट्स, वो पहला फर्स्ट जो आपको पुश मिल रहा है वाटर को, वो कहां से मिल रहा है, रूट प्रेशर से मिल रहा है। रूट प्रेशर आपकी कैसे जनरेट हुई, रूट हेयर सेल्स क्या करते हैं, जैसे उनको पानी मिलता है वो उसको ऑब्जॉर्ब करते हैं और स्वेलअप हो जाते हैं। स्वेलअप होने की वजह से आपका जनरेट होता है टर्गर प्रेशर, जिसको हम बोलते हैं रूट प्रेशर। ठीक है, देखो, स्वेलिंग ऑफ अ रूट हेयर जनरेट्स अ टर्गर प्रेशर इनसाइड द सेल्स, इसी को हम बोलते हैं रूट प्रेशर। ठीक है, दिस प्रोसेस हेल्प्स पुश वाटर इनटू द जाइलम वेसल्स। यहां तो मैंने डेस्टिनेशन ही बता दिया कि अब वाटर आपका पुशअप इतना हो जाता है कि वो जाइलम वेसल्स तक पहुंच जाता है। ठीक है, जाइलम वेसल्स आर नोन
एज दी पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स जो वाटर को कंडक्ट करते हैं, मतलब वाटर को ट्रांसफर वही करते हैं, वाटर को ऊपर से नीचे ले जाने का काम, नीचे से ऊपर ले जाने का काम जाइलम वेसल्स करते हैं। यहाँ पे जाइलम और फ्लोएम का नाम तो आपने सुना होगा। तो जाइलम तक वाटर आपको किसने पहुंचा दिया? रूट प्रेशर ने, मतलब रूट्स ने खुद ही ये काम किया है पहुंचाने का। इसीलिए हम पानी जड़ों में देते हैं और जड़ ये काम करते हैं, प्रेशर क्रिएट करते हैं और वो उसको ऊपर तक, मतलब जाइलम वेसल्स तक पहुंचाते हैं। ठीक है। वाटर मूव्स मेनली थ्रू द सेल वॉल। देखो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट और एडिशनल सी नॉलेज है कि वाटर जो है वो साइटोप्लाज्म में नहीं जाता है। इसका एक डायग्राम भी मैंने लगाया होगा, वेट, कहाँ गया, कहाँ गया भाई? हाँ ये देखो, ये देखो, इधर का छोड़ दो। देखो वाटर जो है वो मेनली आपका सेल वॉल, मतलब कि एपिडर्मिस के ही थ्रू आपका कहाँ आ गया? जाइलम के पास आ गया। वाटर आपका साइटोप्लाज्म में ट्रेवल, साइटोप्लाज्म प्लाज्म को बेसिकली अवॉइड करता है। ठीक है, साइटोप्लाज्म को बेसिकली अवॉइड करता है क्योंकि वहां पर एक नॉन परमिएबल सी स्ट्रिप्स प्रेजेंट होती हैं एंडोडर्मिस में, वो होती है कैस्पेरियन स्ट्रिप्स। ठीक है, दिस इज नॉट इन योर बुक और सिलेबस आई गेस, बट ऐसे ही जान लो कैस्पेरियन स्ट्रिप्स होती हैं, इसको वाटर आपका अवॉइड करता है। वाटर मेनली आपका सेल वॉल के थ्रू मूव करके कहां पहुंच जाता है? जाइलम। दिस इज इंपॉर्टेंट इन रूट्स बिकॉज इट अलाउज वाटर टू रीच दी जाइलम एफिशिएंटली। बीच में कोई ऐसी ब्लॉकेज ना आ जाए, इसीलिए वाटर सेल वॉल के थ्रू ही मेनली ट्रेवल करता है और कहां पहुंचता है? जाइलम के पास। रूट हेयर से जाइलम के पास पहुंच रहा है ओनली थ्रू दी सेल वॉल। समझ में आया कैसे वाटर आपका जाइलम तक पहुंचा? रूट हेयर्स ने वाटर को अब्सॉर्ब किया, अब्सॉर्ब करके उनमें स्वेलिंग हुई, स्वेलिंग की वजह से प्रेशर जनरेट हुआ, उस प्रेशर को हम बोलते हैं रूट प्रेशर। रूट प्रेशर की वजह से पुश मिला वाटर को और वाटर पुश अप होके कहां गया? जाइलम वेसल्स तक। अब ये कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स है, इनकी डेफिनेशन मैंने डाल रखी है फॉर योर एग्जाम। एग्जाम में आपका आता है, डेफिनेशंस आती हैं, तो प्लीज इन डेफिनेशंस को अच्छे से याद कर लेना। इम्बाइबेशन आई हैव एक्सप्लेन्ड यू कि ड्राई सीड्स या कोई भी सॉलिड्स जब वाटर अब्सॉर्ब करते हैं तो उनमें स्वेलिंग हो जाती है और स्वेलिंग हो करके क्या होती है? प्रेशर जनरेट होता है। डिफ्यूजन इज अ प्रोसेस, ये तो तुम जानते होगे, विच मॉलिक्यूल्स ऑफ अ सब्सटेंस मूव फ्रॉम अ रीजन ऑफ हायर कंसंट्रेशन टू अ रीजन ऑफ लोअर कंसंट्रेशन। कोई अच्छा सा परफ्यूम लगा कर आता है तो तुम सबको, सबकी सबकी नाक तक ये खुशबू पहुंच जाती है। ये फिनोमिना आपकी किसकी वजह से हो रही है? बिकॉज ऑफ डिफ्यूजन। इसमें भी एग्जाम्पल जरूर डालकर आना, अगर इम्बाइबेशन आ रहा है तो डेफिनेशन के साथ एग्जाम्पल्स प्लीज डालकर आना। ठीक है, नेक्स्ट ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस आपकी प्लांट्स के लिए कैसे इंपॉर्टेंट है? आई हैव जस्ट टोल्ड यू बिफोर कि सेल सैप पे आपका सॉल्यूट का कंसेंट्रेशन ज्यादा होता है, सॉल्वेंट का कम होता है, इसीलिए वाटर आपका बाहर मिट्टी से रूट हेयर की जो सेल होती है ना उसमें मूव करता है। एक्टिव ट्रांसपोर्ट, एक्टिव नाम सुनते ही समझ जाना यहाँ पर किसकी बात हो रही है? एनर्जी या कह सकते हैं एटीपी की बात हो रही है। यहाँ पर कंटेंट्स को मूव करने के लिए या कह सकते हैं आयंस या सॉल्ट या सब्सटेंसेस को मूव करने के लिए आपकी क्या रिक्वायर है? यहाँ पे एटीपी या एनर्जी रिक्वायर्ड होती है। यहाँ पर कंसंट्रेशन ग्रेडियंट नहीं प्रेजेंट होता है, इसलिए आपकी एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन तक ले जाना होता है। ठीक है, ये आपकी डिफ्यूजन जो है आपकी हायर से लोअर के टुवर्ड्स होती है, ये आपकी ऑपोजिट, इन अ डायरेक्शन ऑपोजिट, मतलब कि लोअर से हायर के टुवर्ड्स हो रही है। ठीक है, देखो हमने वाटर की बात की कि वाटर तो पुश होके टर्गर प्रेशर या कह सकते हैं रूट प्रेशर के थ्रू जा रहा है। जो मिनरल न्यूट्रिएंट्स होती है ना वो अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट जाती हैं। नीचे कंसंट्रेशन उनका ज्यादा होता है तो वो अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट ट्रैवल करती हैं। तो मिनरल न्यूट्रिएंट्स का भी वो कह सकते हैं ट्रैवल जो है, ट्रांसपोर्ट जो है वो हम पढ़ेंगे। ठीक है, बट इतना जान लो कि एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता है मिनरल न्यूट्रिएंट्स का। नेक्स्ट टर्जिडिटी, मैंने बताया आपको सेल्स में अगर सेल्स को आप वाटर में प्लेस कर रहे हो तो वाटर वो अब्सॉर्ब करके स्वेलिंग हो जाती है। अब स्वेलिंग की वजह, स्वेलिंग वाली फिनोमिना को ही हम बोलते हैं टर्जिडिटी। व्हेन अ सेल प्लांट सेल इज प्लेस्ड इन प्योर वाटर, प्योर वाटर भाई प्योर वाटर में रखेंगे तब टर्जिडिटी हो रही है। इट अब्सॉर्ब्स वाटर एंड बिकम turgid. Turgid is the condition of a cell in which it becomes swollen and firm due to absorption of water. When water enters the cell, the vacuole enlarges and presses the cytoplasm and the cell membrane against the cell wall. Cell wall पे pressure आपका पड़ता है
मेकिंग द सेल रिजिड। मैंने बताया था ना स्टार्टिंग में ही, आपको बताया था कि जो सेल प्लांट्स का जो शेप होता है या फिर सेल्स का जो शेप होता है या कह सकते हैं उसकी जो फॉर्मनेस होती है, उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है? टर्जिडिटी। और हम वाटर दे रहे हैं तभी आपकी टर्जिडिटी मेंटेन होती है। फ्लैसिडिटी एग्जैक्टली ऑपोजिट ऑफ टर्जिडिटी। जब प्लांट्स में या फिर किसी भी सेल में वाटर की डेफिशिएंसी होती है, जब वाटर उसमें से मूव कर चुका है तो सेल्स आपके श्रिंक हो जाते हैं, ठीक है, और सेल अब उसके बाद टाइट या अपराइट नहीं रह सकता है। व्हेन अ प्लांट सेल इज प्लेस्ड इन अ कंसंट्रेटेड शुगर और सॉल्ट सॉल्यूशन, जहां पे वाटर आपका कम है या फिर कह सकते हैं कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन में जब आप प्लेस करोगे तो उसका जो वाटर है ना वो मूव आउट कर जाएगा, वाटर एकदम निकल जाएगा बाहर, तो प्लांट आपका क्या हो जाएगा? श्रंक कर जाएगा। ऐसी कंडीशन को, श्रंक हो जाएगा या सॉफ्ट हो जाएगा, ऐसी कंडीशन को हम कहते हैं फ्लैसिड सेल, ठीक है। एग्जैक्टली ऑपोजिट ऑफ व्हाट? टर्जिडिटी का एग्जैक्टली ऑपोजिट आपका है फ्लैसिडिटी। ये देखो, ये टर्जिड कितना सुंदर सा बिल्कुल हेल्दी सा सेल है आपका, ठीक है, बिल्कुल हेल्दी सा प्यारा सा सेल है। और वही जब वाटर मूव आउट कर गया है, वाटर मूव्ड आउट, H2O आपका मूव आउट कर गया है, इसमें आपका H2O मूव इन कर दिया है। इसीलिए बोलती हूँ पानी पीते रहा करो, नहीं तो ऐसे सुखड़े से हो जाओगे, इस वाले सेल की तरह सुखड़े से हो जाओगे, सॉफ्ट से हो जाओगे, ठीक है। चलो, ऑस्मोसिस पढ़ा हमने, अब देखते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर इज सिंपल कि जो प्रेशर ऑस्मोसिस क्रिएट कराए, वाटर को अंदर मूव करने में जो आपकी, ये देखो वाटर की मूवमेंट हो रही है ना, जो मूव करने में जो मिनिमम प्रेशर रिक्वायर्ड होता है ना, उस प्रेशर को हम बोलते हैं क्या? ऑस्मोटिक pressure. Osmotic pressure is the minimum pressure that must be exerted to prevent the passage of the pure solvent into the solution when the two are separated by a semi permeable membrane, ठीक है। और टर्गर प्रेशर इज when the cell is turgid, its wall is stretched। देखो किसी भी चीज पे अगर उसका वॉल्यूम बढ़ रहा है तो उसके वॉल पर आपकी प्रेशर पड़ेगी तो वॉल जो है वो स्ट्रेच होगा, ठीक है। और under pressure form inside and it's in turn it presses the cell contents towards the center of the cell। इस प्रेशर की वजह से जो सेल है इसका कंटेंट जो है वो, ये जो सेल है, सेल वॉल है, उसको बीच में मतलब अंदर की तरफ उसको वो प्रेस करेगा, वो टर्गर प्रेशर। इसी प्रेशर को हम बोलते हैं टर्गर प्रेशर। ये दोनों प्रेशर आप प्लीज अच्छे से समझ लो, ठीक है। ऑस्मोसिस में क्या है कि ये मिनिमम प्रेशर जो कि रिक्वायर्ड होता है सेल्स को सॉल्वेंट को अंदर पुश करने के लिए, ठीक है। और टर्गर प्रेशर जो सेल वॉल आपकी प्रेशर स्ट्रेच हो रही है प्रेशर की वजह से, तो उससे क्या होता है कि जो अंदर का कंटेंट है वो और मिडल की तरफ आता है टर्गर प्रेशर की वजह से। द प्रेशर ऑफ द सेल कंटेंट्स ऑन द सेल वॉल इज कॉल्ड, जो सेल कंटेंट मतलब कि अंदर का जो कंटेंट है वो स्वेलिंग हो रही है उसमें, तो उसकी वजह से जो सेल वॉल पे आपका प्रेशर लग रहा है उसको हम बोलते हैं टर्गर प्रेशर, ठीक है। यूजेस ऑफ टर्जिडिटी मैंने स्टार्टिंग से ही बताया है आपको, टर्जिडिटी की क्या इंपॉर्टेंस है। देखो, टर्जिडिटी प्रोवाइड्स रिजिडिटी, मतलब कि सपोर्ट, शेप, सब कुछ आपकी टर्जिडिटी की वजह से आ रही है। टू सॉफ्ट टिश्यूज सच एज द लीव्स आपकी बहुत सॉफ्ट होती हैं, बहुत ही कोमल प्यारी सी लीव्स होती हैं, तो अगर वो उनकी सेल्स टर्जिड नहीं है आपके तो वो लीव्स आपकी डेड हो जाएंगी, ठीक है। टर्गर प्रेशर हेल्प्स टू पुश थ्रू दी हार्ड ग्राउंड एज इन मशरूम्स एंड अ सीडलिंग। जो सीड्स होती है ना आपकी, ये देखो सीड्स आपकी अंडरग्राउंड में अंदर की तरफ प्रेजेंट है, बिलो द सॉइल। अब उनको जब बाहर निकलना है, उनको पुश चाहिए ना ऊपर आने के लिए, वो पुश भी आपको कौन दे रहा है? यहाँ पे वो पुश बाहर निकलने के लिए कौन दे रहा है? टर्गर प्रेशर दे रहा है। टर्गर प्रेशर की वजह से आपकी सीड्स भी जर्मिनेट करके बाहर आती है, ठीक है। प्लस टर्गर इन रूट सेल्स बिल्ड्स अप द रूट प्रेशर। हमने पढ़ा अभी थोड़ी देर पहले कि जब जो रूट सेल्स हैं आपकी वो वाटर को ऑब्जॉर्ब करती हैं और प्रेशर जनरेट होता है टर्गर प्रेशर, उस प्रेशर को हम बोलते हैं रूट प्रेशर। टर्गर ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ दी स्टोमेटा की ओपनिंग एंड क्लोजिंग कैसे होती है, क्या होती है, उसमें भी टर्गर प्रेशर का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। जो आपकी गार्ड सेल्स होती हैं वो वाटर को ऑब्जॉर्ब करके स्वेल अप हो जाती हैं, ठीक है। तो इस तरह से आपकी टर्गर प्रेशर की इतनी सारी इंपॉर्टेंस है आपकी प्लांट सेल में, प्लांट की पूरी जो कह सकते हैं पूरी लाइफ में इतनी इंपॉर्टेंस टर्गर प्रेशर आपकी प्ले करती है, टर्जिडिटी आपकी प्ले करती है। ये देखो ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा, ये देखो स्टोमेटा यहाँ पे ओपन है, यहाँ पे क्लोज्ड है, दिख रहा है। गार्ड सेल्स हैं,
ये पोर है जो ओपनिंग होती है उसको हम स्टोमेटा पोर बोलते हैं। ये अभी आगे के चैप्टर में हम पढ़ेंगे, फोटोसिंथेसिस में भी है ये, उसके पहले वाले चैप्टर में भी है, इसको हम बहुत अच्छे से पढ़ने वाले हैं, ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा को। ये सीड जर्मिनेशन आपने देख लिया। मैंने यहाँ पर ये इमेजेस इसलिए डाले हैं ताकि आप समझ सको कि टर्गर प्रेशर, आप इमेजेस से याद कर सको कि हाँ टर्गर प्रेशर का रोल कहाँ कहाँ है। ये 2 पॉइंट्स तो बिल्कुल ही याद रखना और लिख कर आना उसको, ठीक है। रूट प्रेशर मैंने बताया, रूट प्रेशर एक तरह का टर्गर प्रेशर है आपका, और ये एक हाइड्रोस्टैटिक, हाइड्रो और स्टैटिक को ब्रेक करो तो आपका आएगा वाटर, और ये क्या है स्टैग्नेंट, मतलब कि वाटर वहां पे स्टैग्नेंट कह सकते हैं या फिर कह सकते हैं कि स्टॉप्ड है, वहां पे पानी इकट्ठा हुआ है, उसकी वजह से जो आपका प्रेशर डेवलप हो रहा है दैट इज रूट प्रेशर। मिट्टी में ही पानी डालते हैं, ठीक है। द सेल्स ऑफ रूट एक्सर्ट प्रेशर ड्यू टू विच एसेंट ऑफ सैप, एसेंट ऑफ सैप इज अ काइंड ऑफ पुल, पुल होता है ऊपर की तरफ, उसको हम बोलते हैं एसेंट ऑफ सैप। द फोर्स ऑफ रूट प्रेशर इज मैक्सिमम ड्यूरिंग स्प्रिंग इन ट्रॉपिकल रीजन्स एंड मिनिमम इन समर। समर में क्या होता है कि आपकी सन जो है वो बहुत स्ट्रांग होता है, तो वाटर का लॉस भी बहुत ज्यादा तरीके से होता है, इसलिए ऐसा कहा जा रहा है कि जो रूट प्रेशर है वो स्प्रिंग के टाइम पे, स्प्रिंग वाली जो सीजन होती है उस टाइम पर मैक्सिमम होता है और समर के टाइम पर मिनिमम होता है, क्योंकि उसी रेट से आपकी वाटर की लॉस भी हो रही है तो पानी नीचे कम होता जाता है। इट इज बिल्ट अप ड्यू टू सेल ऑस्मोसिस इन दी रूट टिश्यू। मैंने बताया आपको कि ऑस्मोसिस हो रही है, वहां पे सेल सैप है आपका रूट हेयर सेल में, और बाहर वाले सेल में आपका क्या है वाटर की कंसेंट्रेशन ज्यादा है, तो वाटर आपका अंदर की तरफ ऑस्मोसिस के थ्रू मूव कर रहा है, तो रूट प्रेशर वहां पे इसकी वजह से, वही कंसेंट्रेशन ग्रेडियंट की वजह से आपका वहां पे डेवलप होता है। इट इज वन ऑफ द फोर्सेस टू रेज वाटर अप थ्रू द स्टेम इनटू दी लीव्स। ये पहला मैंने बताया ना, ये पहला फोर्स या पहला प्रेशर होता है जो कि वाटर को थोड़ा सा ऊपर की तरफ पुल करता है, ये जाइलम तक यही पहुंचाता है। अब उसके बाद से जाइलम उसको अदर फीचर्स की वजह से ऊपर तक लेकर जाता है। ये रूट प्रेशर की क्या इंपॉर्टेंस है, कितने सारे पॉइंट्स हैं, 1 2 3 4 5 पॉइंट्स मैंने यहाँ पे दे दिया है, प्लीज अच्छे से याद कर लेना इसको, मतलब समझ लोगे तो भी आपको याद हो जाएगा, ठीक है। इम्बाइबेशन पढ़ा हमने, अब पढ़ेंगे गटेशन। कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जैसे कि टोमेटो, ग्रास, बनाना, या फिर कुछ फर्न्स जैसे कि एरिका पाम, या फिर जो भी ऑर्नामेंटल प्लांट्स होते हैं, उनमें क्या होता है ना रूट प्रेशर बहुत ज्यादा होता है, ठीक है। अब रूट प्रेशर अगर ज्यादा है तो वो ज्यादा वाटर को ऑब्जॉर्ब करेंगे, और ज्यादा वाटर को ऑब्जॉर्ब करेंगे तो उस वाटर को कहीं ना कहीं से तो निकलना चाहिए। तो ऐसी प्लांट्स के केस में क्या होता है ना, उनके स्टेम में कुछ ओपनिंग्स होती हैं जिनको हम बोलते हैं हाइडाथोड्स, ठीक है। स्टेम के ऊपर आपकी स्टेम की एपिडर्मिस या सरफेस पे कुछ ओपनिंग्स होती हैं हाइडाथोड्स, जिनके थ्रू जो एक्सेसिव वाटर रूट ने ऑब्जॉर्ब किया है ना वो लॉस होता है, या कह सकते हैं वहां वाटर की ड्रॉपलेट्स आपको स्टेम के ऊपर कई बार देखने को मिलती है। स्टेम के आप सोचोगे कि स्टेम के ऊपर वाटर ड्रॉपलेट्स क्यों देखने को मिल रही है, ये एक्सेसिव वाटर जो होता है प्लांट जो ये वाले प्लांट्स हैं वो जो एक्सेसिव वाटर ज्यादा रूट प्रेशर की वजह से जो ऑब्जॉर्ब कर लिए हैं वो वहां से वो उसको रिमूव करते हैं या लूज करते हैं। In certain plants like tomato, grass, banana or ferns, the root pressure is high enough to force water all the way through the stem and comes out through the ends of leaf veins. This water appears at teeny drops along the margins or the tip of the leaves. कई बार leaves के थ्रू भी, leaves के ऊपर भी आपको देखने को मिलेंगी ऐसे water droplets. This is loss of excessive water. इस फिनोमिना को हम कहते हैं गटेशन, ठीक है। एक्सेसिव वाटर की जो रिमूवल प्रोसेस है उसको हम बोलते हैं गटेशन, ठीक है। इतनी बात समझ में आई। गटेशन आपका हाइडाथोड्स, ओपनिंग्स होती है स्टेम पे या फिर लीव्स के भी थ्रू, जो एक्सेसिव वाटर है वो वाटर ड्रॉपलेट्स के फॉर्म में रिमूव होता है, ठीक है। नेक्स्ट, रूट हेयर्स एंड द अपवर्ड मूवमेंट ऑफ ऑब्जॉर्ब्ड वाटर, ठीक है। अब्जॉर्प्शन एंड ऑफ वाटर एंड मिनरल्स बाय द रूट, हमने वाटर का अब्जॉर्प्शन देखा, रूट हेयर्स जो होती है, रूट हेयर की जो सेल होती है उसका क्या कैसे वो करता है, अब देखते हैं न्यूट्रिएंट्स भी मेनली रूट्स के थ्रू हो रहा है, ये हमने जान लिया। और जो रूट हेयर जोन होती है ना, रूट हेयर्स जो आपकी प्रेजेंट होती है, मेनली रूट हेयर्स ही ये फंक्शन परफॉर्म कर रही हैं, ठीक है। जस्ट बिहाइंड द रूट कैप आपने पढ़ा होगा प्रीम्यूलर इंस वाली चैप्टर में, तो रूट कैप के जस्ट बिहाइंड, जस्ट पीछे आपकी रूट हेयर्स प्रेजेंट होती हैं। ये ट्यूबुलर आउटग्रोथ होती हैं ऑफ द एपीब्लेमा सेल्स, ठीक है। जोन ऑफ इलोंगेशन के जस्ट अबव ये प्रेजेंट होता है।
बिकॉज ऑफ देयर नैरो नेचर दे कैन पास इजिली इनटू द सॉइल। आपने देखा होगा कि जो रूट्स की और ब्रांचेस होती हैं ये बहुत पतली पतली होती हैं, वैसे ही रूट हेयर्स जो होती है वो बहुत पतली होती हैं, बहुत नैरो होती है, तो ये कहीं भी इजिली एंटर कर जाती हैं सॉइल की इंटरस्पेसेस, मिट्टी में कहीं भी ये जगह बना लेती हैं जहां पे वाटर, जो कैपिलरी वाटर है वो प्रेजेंट, वाटर आपका प्रेजेंट है जिसको वो अब्सॉर्ब कर सके। ठीक है। सेल सैप मैंने स्टार्टिंग में ही बताया है, सेंट्रल वैक्यूल का एक्सर्ट्स एन ऑस्मोटिक प्रेशर फॉर अब्सॉर्प्शन ऑफ वाटर। सेल सैप एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ऑस्मोटिक प्रेशर जनरेट करने के लिए, जिसकी वजह से आपका रूट प्रेशर जो है वो जनरेट होता है। ठीक है, पढ़ी थी हमने ये बातें, चेंज कर दूं मैं। ओके, मैकेनिज्म ऑफ वाटर अब्जॉर्प्शन। देखो वाटर अब्जॉर्प्शन भी दो तरीके से होता है, एक होता है एक्टिव अब्जॉर्प्शन और दूसरा होता है पैसिव। नाम से ही पता चल रहा है कि यहाँ पे आपकी एटीपी या एनर्जी यूज हो रही है, एक्सपेंडिचर ऑफ मेटाबॉलिक एनर्जी रिलीज थ्रू रेस्पिरेशन। प्लांट्स भी रेस्पायर करके आपकी क्या एटीपी प्रोड्यूस करते हैं ना, ग्लाइकोलाइसिस, ये सारी बातें में पढ़ा था हमने ना कि क्या प्रोड्यूस कर रहे हैं, एटीपी प्रोड्यूस कर रहे हैं। ठीक है, इसमें भी रूट सेल्स एक्टिव अब्जॉर्प्शन भी करती हैं और पैसिव भी करती हैं। आयंस, जो मेनली आयंस होते हैं के प्लस Na प्लस, ये सब जो आयंस होते हैं इनका क्या होता है, पैसिव अब्जॉर्प्शन होता है फ्रॉम रीजन ऑफ देयर हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन अलोंग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट विदाउट एनी मेटाबॉलिक एनर्जी। यहाँ पर क्या है ना, यहाँ पे कंसंट्रेशन ग्रेडियंट नहीं प्रेजेंट है। ठीक है, इसलिए क्या हो रहा है, एक्टिव अब्जॉर्प्शन हो रही है आपकी यहाँ पर कंसंट्रेशन ग्रेडियंट प्रेजेंट है। ठीक है, और ट्रांसपीरेशन का इसमें रोल होता है, ट्रांसपीरेशन जो वाटर लॉस हो रही है उसकी वजह से नीचे आपका कंसंट्रेशन ग्रेडियंट प्रेजेंट होता है, इसलिए कह सकते हैं कि ये एक पैसिव अब्जॉर्प्शन यहाँ पर आयंस का हो रहा है। दिस प्रोसेस डज नॉट रिक्वायर द एक्सपेंडिचर ऑफ मेटाबॉलिक एनर्जी। एक्टिव और पैसिव में यही बेसिक डिफरेंस होता है कि यहाँ पर कंसंट्रेशन ग्रेडियंट नहीं प्रेजेंट होता है, इसलिए एक्सटर्नल एनर्जी आपकी चाहिए होती है इस प्रोसेस को परफॉर्म करने के लिए। ठीक है, डिफरेंस अच्छे से देख लेना। ठीक है, ये देखो, ये यहाँ पे बहुत ही क्लियर दिख रहा है आपका, ये देखो ये आपके सॉइल पार्टिकल्स हैं, इन पार्टिकल्स को आपके रूट को अब्सॉर्ब करके कहाँ तक पहुंचाना है, जाइलम तक पहुंचाना है। ये देखो पार्टिकल्स यहाँ से एंटर करे हैं आपके और सीधा चले गए हैं आपके जाइलम तक। ठीक है, ये वैक्यूल है जिसमें आपका कंसंट्रेशन ग्रेडियंट या कह सकते हैं सेल सैप आपका प्रेजेंट होता है, इसकी वजह से प्रेशर जनरेट होता है। तो ये जो पार्टिकल्स हैं ये आपके एंटर करते हैं, सॉइल के पार्टिकल्स यहाँ से एंटर करेंगे और फिर वो चले जाएंगे कहाँ तक, जाइलम तक। ठीक है, रूट हेयर के पास प्रेजेंट है, देख रहे हो आप, रूट हेयर के पास ही आपका अंदर वो कह सकते हैं कि सेल सैप प्रेजेंट है, तो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट यहाँ पर बनता है। ठीक है, एपिडर्मिस के थ्रू ही मूव कर जा रहे हैं, यहाँ पर साइटोप्लाज्म का रोल नहीं आता है। एसेंट ऑफ सैप, जो वाटर का कह सकते हैं कि वाटर अपनी खुद तो मूव करता ही है, साथ में मैंने बताया था कि मिनरल न्यूट्रिएंट्स भी जो होती है ना, या सॉल्ट्स भी जो होती हैं वो भी आपकी वाटर के साथ ही मूव करती हैं। ठीक है, वाटर में डिसॉल्व होकर एक कह सकते हैं एक तरह का पुल होता है, पुल मतलब कि खिंचाव होता है। ठीक है, उस खिंचाव की वजह से जो आपकी ये जो डिसॉल्व्ड कंटेंट है ना, वो प्लांट्स की ऊपर मतलब एरियल पार्ट्स मतलब कि लीव्स या फ्लावर्स तक ऐसे एसेंट ऑफ सैप की वजह से जाती हैं। और हम कह सकते हैं ये एक तरह का नेगेटिव जियोट्रोपिज्म है, क्योंकि ये आपका नीचे नहीं ऊपर की तरफ खिंचाव है। अगर पॉजिटिव होता तो नीचे की तरफ होता, तो ये क्या है, ऊपर की तरफ आपका खिंचाव है। हम बोल सकते हैं ये क्या है, नेगेटिव जियोट्रोपिज्म अगेंस्ट द डाउनवर्ड पुल ऑफ ग्रेविटी। ग्रेविटी इज व्हाट, अगर आप कोई चीज है उसको आप ऐसे नीचे की तरफ गिरा रहे हो, दिस इज फॉलिंग डाउन बिकॉज ऑफ ग्रेविटी, बट यहाँ पे क्या है, अगेंस्ट ग्रेविटी मतलब ऊपर की तरफ खींचा जा रहा है। जो वाटर ने मिनरल न्यूट्रिएंट डिसॉल्व किया है सॉइल से लेकर, वो आपका ऊपर की तरफ खींचा जाता है। इस पूरी थ्योरी को हम बोलते हैं एसेंट ऑफ सैप, सैप की खिंचाव। ठीक है, सैप जो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट आपका बना है, कंसंट्रेशन जो बना है आपका, उसका खिंचाव होता है। जो फोर्सेस आपके रिस्पॉन्सिबल होते हैं एसेंट ऑफ सैप के लिए, पहला हमने पढ़ा था रूट प्रेशर। रूट प्रेशर सबसे पहला होता है, रूट प्रेशर मैंने बताया कैसे जनरेट हो रहा है, वो आपका पहला होता है। दूसरा है कैपिलैरिटी। कैपिलैरिटी आपकी बेसिकली जाइलम वेसल्स में होती है, वो पतले होते हैं। कैपिलरी, उसमें आपने पढ़ा है ना कैपिलरी सेल्स, वो पतले होते हैं, इस वजह से वाटर जो है उसमें बहुत इजीली जो है ट्रैवल कर पाता है। थर्ड, ट्रांसपीरेशनल पुल। अब देखो क्या होता है,
वाटर लॉस हो रहा है आपका ट्रांसपीरेशन के थ्रू, मैंने बताया ट्रांसपीरेशन इज व्हाट, लॉस ऑफ वाटर। उसकी वजह से नीचे जो अंदर प्लांट्स के सेल है ना, उसमें आपका क्या बन जाता है, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। ठीक है, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट बन गया। इसकी वजह से आपका एक्ट में पैसिव अब्जॉर्प्शन के थ्रू वाटर ऊपर की तरफ खींचा जाता है। ये आपके तीन मेन फोर्सेस हो गए, रूट प्रेशर, कैपिलैरिटी एंड ट्रांसपिरेशनल पुल। ट्रांसपिरेशन हम आगे की चैप्टर में बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, हमारा नेक्स्ट चैप्टर है। तो यहाँ पे इतना जान लो कि ये पुल भी आपका इंपॉर्टेंट होता है वाटर को ट्रैवल कराने में ऊपर तक, फ्रॉम रूट्स टू अदर पार्ट्स। लास्ट इज एडहेशन। ये आपकी वाटर की ही प्रॉपर्टी होती है। वाटर की दो मेन बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होती है, दैट इज एडहेशन एंड कोहेशन। ठीक है, एडहेशन मतलब कि वाटर मॉलिक्यूल्स और जाइलम वेसल्स के बीच में जो अट्रैक्शन है ना, एक बहुत अच्छा फोर्स होता है। वाटर की बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज होती हैं, सरफेस टेंशन, एडहेशन एंड कोहेशन। यहाँ पर दो मेन जो रिस्पॉन्सिबल है वाटर के मूवमेंट के लिए, वो है एडहेशन एंड कोहेशन। एडहेशन जो आपकी अट्रैक्शन बिटवीन वाटर मॉलिक्यूल्स एंड जाइलम वेसल्स हो रही है, जिसकी वजह से वाटर इज गेटिंग अट्रैक्टेड टुवर्ड्स दी जाइलम वेसल्स, उसके पास आ रहा है, उसके थ्रू ट्रैवल कर रहा है, वो होती है एडहेशन की वजह से। और कोहेशन दो वाटर मॉलिक्यूल्स के बीच में जो अट्रैक्शन है। डिफरेंस बहुत अच्छे से समझना, जाइलम वेसल्स मतलब जाइलम की सरफेस और वाटर मॉलिक्यूल्स के बीच में जो अट्रैक्शन हो रही है उसको हम बोल रहे हैं एडहेशन, और वाटर मॉलिक्यूल्स के बीच में जो अट्रैक्शन होती है उसको हम बोलते हैं कोहेशन। तो ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं वाटर को और मिनरल न्यूट्रिएंट्स जो उसमें डिसॉल्व है उसको ऊपर तक खींचने के लिए, मतलब वाटर को ट्रैवल कराने के लिए, ट्रांसपोर्ट कराने के लिए। कोई मोटर सिस्टम नहीं होता है यहाँ पे, ये सारी फोर्सेस, रूट प्रेशर, कैपिलैरिटी, ट्रांसपिरेशनल पुल, ट्रांसपिरेशन मैं बहुत अच्छे से पढ़ाऊंगी अभी आपको। ठीक है, ये चारों फोर्सेस जो होती हैं ये रिस्पॉन्सिबल होती हैं वाटर की मूवमेंट फ्रॉम द रूट्स टू द टिप ऑफ द प्लांट। ओके, I guess we are done with the chapter. So this was all about absorption by roots. मैंने बताया था आपको, मैंने कहा था आपको, मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि मैं बताऊंगी आपको कि वाटर अगर आप मिट्टी में डाल रहे हो तो ये वाटर ऊपर तक कैसे ट्रैवल करता है। अब पता चल गया आपको कैसे ट्रैवल करता है। रूट प्रेशर आपका जनरेट होता है, सबसे पहले वो स्टार्ट करता है आपकी प्रोसेस मूवमेंट की, उसके बाद आपके जाइलम तक पहुंचते हैं। जाइलम के पास आपको क्या वहां पे मिलता है, कैपिलैरिटी मिलती है, एडहेशन मिलता है। ठीक है, कैपिलैरिटी और एडहेशन जैसी फोर्सेस मिलती है। फिर वाटर ऊपर जाता है, वहां पे कंसंट्रेशन ग्रेडियंट आपका प्रेजेंट होता है, जो कि बना के रखा है किसने, ट्रांसपिरेशनल पुल ने बना के रखा है आपका वो वाला प्रेशर, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट बना के रखा है। फिर आपकी वाटर के पास और भी प्रॉपर्टीज होती हैं, दैट इज एडहेशन, उसकी वजह से अट्रैक्ट होकर वाटर मॉलिक्यूल्स ऊपर तक पहुंच जाते हैं। तो नीचे से ऊपर पानी कैसे जाता है अब समझ में आ गया आपको। तो आज हम अपनी क्लास को यहीं एंड करेंगे और मिलते हैं हमारे नेक्स्ट क्लास में, दैट इज ट्रांसपिरेशन, जो कि और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग है। प्लांट्स की फिजियोलॉजी बहुत अच्छे से हम कंप्लीट करेंगे। ओके, थैंक यू गाइस, थैंक यू, बाय।